जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा KF2 का लेक्चर नंबर 29। जी कल हमने स्टार्ट किया था अपना थर्ड हेड ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ठीक है। और इसमें हमने डिस्कस किया कि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। हमारे पास जब भी कैपिटल गेन्स या लॉस आएगा तो ये दो बातें लाजमी होनी चाहिए, एक कैपिटल एसेट का होना, दूसरा डिस्पोजल। फिर हमारे पास क्या आएगा, गेन और लॉस। वो गेन या लॉस जो होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल एसेट क्या चीज है, इसको हमने डिवाइड किया इनटू टू क्लासेस। एक हमने क्लास ए कौन सी इनकम होगी, नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी। और सेकंड हमने किया क्लास बी, और क्लास बी कौन सी, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ठीक हो गया। अब क्लास ए में टू सेक्शंस थे फर्दर, एक था सेक्शन 37 और दूसरा था सेक्शन 38। और क्लास बी में भी टू सेक्शंस थे, एक था 37A और एक था इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जब इन एसेट्स की, कोई भी एसेट की, क्लास ए या क्लास बी, किसी भी एसेट की हम डिस्पोजल करेंगे तो हमारे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स आएगा। यहां से भी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स आएगा, यहां से भी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स आएगा। लेकिन ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स टैक्सेबल होंगे एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स टैक्सेबल होंगे एज एन NTR इनकम। क्लियर जी। यहां पे याद रखिएगा कि अगर सेक्शन 38 के आइटम्स में लॉस आ जाए तो नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, ये लिखें। अगर किस में लॉस आ जाए, सेक्शन 38 के आइटम्स में, सिर्फ सेक्शन 38 के आइटम्स, सारे नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके आइटम्स पे, सेक्शन 38, तो वो क्या होगा, नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 38। नोट लिख ले, कल तो आपने ये बनाया होगा ना, ये तो मैंने रिवाइज करा है। नोट लिखे, नोट में क्या लिखे, नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 38 आइटम्स। अगर 38 के आइटम्स पे लॉस आ जाए तो हम कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक हो गया, हाँ भाई, ठीक है। अब आ जाए नोट्स देके। अच्छा, ये तो क्लास ए और क्लास बी कौन से आइटम्स है भाई, कौन से है, कैपिटल एसेट्स। अच्छा, ये पेज नंबर 3 पे कुछ एग्जाम टिप्स लिखे जी। पहले वाले देखे, कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड आर फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, वेयर इन एसेट इज लॉस्ट आर डिस्ट्रॉयड कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी द स्क्रैप वैल्यू। अंडरलाइन करो, अगर कैपिटल एसेट कभी डैमेज हो जाए, क्या हो जाए, डैमेज, डिस्ट्रॉय हो जाए, और स्क्रैप हम सेल करेंगे तो स्क्रैप जितने का बिकेगा वही हमारा क्या होगा, कंसिडरेशन रिसीव्ड। Along with any compensation, indemnity or damages received under an insurance policy, underline करो। अगर कभी हमारा कैपिटल एसेट हमने इंश्योर कराया हो, क्या कराया हो, इंश्योर, और वो कैपिटल एसेट डैमेज हो जाए, गुम जाए, आग लग जाए, खराब हो जाए, और इंश्योरेंस कंपनी से हमें कोई अमाउंट मिले, स्क्रैप वैल्यू प्लस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ये हमारे लिए क्या होगा, कंसिडरेशन रिसीव्ड। गुम होने की सूरत में भी अक्सर इंश्योरेंस करते हैं कि जनाब गुम हो जाए
तो उसकी इंश्योरेंस वो ट्रैकर कंपनी वाली नहीं होती, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो कोई भी हो, अगर वो इंश्योर हो और इंश्योरेंस कंपनी से उस लॉस का हमें कोई इंडिमनिटी मिल जाए, क्या मिल जाए? इंडिमनिटी। इंडिमनिटी कहते हैं कंसिडरेशन को, किसको कहते हैं? कंसिडर, हमें मिल जाए तो वो हमारे लिए क्या होगा? कंसिडरेशन रिसीव्ड। इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉट एन इंसिडेंटल एक्सपेंस, अंडरलाइन करो। अगर ऐसे ठीक हो और हम इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हैं तो ये हमारा इंसिडेंटल एक्सपेंस में कवर नहीं होता जी। विद रेफरेंस टू एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, हाउ एवर इन केस a capital asset is lost or destroyed and the insurance claim is taken as consideration received, then insurance premium shall be considered as incidental expense. Normally insurance premium हमारा expense नहीं होता, लेकिन अगर कभी एसेट खराब हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिल जाए, पैसे मिल जाए, तो वो हमारे लिए क्या होगा? कंसिडरेशन रिसीव्ड। फिर जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, फिर वो किस में कवर होगा? इंसिडेंटल एक्सपेंस में कवर। समझ में आ रही बात? नॉर्मली इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस नहीं होगा। किस केस में एक्सपेंस बनेगा? जब हमें इंश्योरेंस क्लेम मिले, जब हमें क्या मिले? इंश्योरेंस क्लेम। ओके हो गया? ये पास पेपर्स में ये पूछे हुए हैं ये चीजें, इसलिए मैंने यहां पे एग्जाम हिंट्स में लिखवा दिया है जी। पेज नंबर 4 पे आ जाए, एग्जाम टेप पढ़े। इफ अ कंपनी इज लिस्टेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज देन इट शैल फॉल अंडर सेक्शन 37। इफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट होल्ड्स 50% or more shares in a company, then that company shall fall under section 37A। समझ में आ रही बात? ये पास पेपर्स में ये 2 पॉइंट्स भी उसने टेस्ट किए थे। एक लिस्टेड कंपनी बताई थी, लेकिन वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं थी। कहां पे लिस्टेड थी? हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे। तो लॉ कहता है अगर फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो तो टैक्स पर्पसेस के लिए वो हमारे पास कौन से सेक्शन में फॉल करेगा? 37। और अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट के शेयर्स हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, या फिर फॉरेन किसी गवर्नमेंट के शेयर्स हो किसी कंपनी में और उस शेयर्स की परसेंटेज 50% या उससे ज्यादा हो, तो फिर वो कंपनी कौन से सेक्शन में फॉल करेगी? मतलब फिर उसका गेन या लॉस हम क्या ट्रीट करेंगे? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ओके। Taxation of Class A NTR. Loss arising under Section 37 will be allowed as deduction, and loss arising on assets under Section 38 will not be allowed as a deduction. ये हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। Gain arising on exempt asset is not chargeable to tax, and loss arising will not be allowed as deduction. कुछ ऐसे एसेट्स हैं, चले वो हम करते हैं आगे। ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। क्लास टैक्सेशन ऑफ क्लास बी, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। कितने सेक्शंस है क्लास बी में? 2। कौन कौन से? 37A एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। टैक्सेशन ऑफ एसेट अंडर सेक्शन 37A सिक्योरिटीज। द कैपिटल गेन्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज other than gain that is exempt from tax shall be chargeable to tax at prescribed rates, underline कर। कौन से रेट्स पे होगा? सेपरेट रेट्स पे। This section shall not apply to a banking company and insurance company। बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के लिए सेक्शन 37A सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं होती। ये क्या होती है उसके लिए? NTR, नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करती है। लेकिन ये हमारा प्रैक्टिकली हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सिर्फ याद कर ले। हमारे कोर्स में सिर्फ क्या है? इंडिविजुअल एंड एओपी। इंडिविजुअल और एओपी दोनों के लिए सेक्शन 37A कौन सी इनकम है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। कंपनीज के लिए, और कंपनी सारे कंपनीज के लिए नहीं, सिर्फ 2 कंपनीज के लिए बताया है। कौन कौन से के लिए? बैंकिंग कंपनी और इनके लिए ये NTR इनकम होती है, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं होती। Gain arising on disposal of capital asset and shall be computed as following formula: A minus B is equal to C।
सी क्या चीज है? कैपिटल गेन्स। ए क्या चीज है? कंसिडरेशन रिसीव्ड। बी क्या चीज है? कॉस्ट। वो हमने पढ़ा था। कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी हायर ऑफ सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। जी देखे, ए इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट, सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज। बी इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड सी इज द कैपिटल गेन। स्लैश डाल के लिख ले लॉस। गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। समझ में आ रही बात? जी। द होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटी शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। अंडरलाइन कर, आप ब्रैकेट में लिख ले विद और विदाउट रिस्ट्रिक्शन। हम किस डेट से होल्डिंग पीरियड काउंट करेंगे? होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट आ रहा है इसलिए बात कर। सेक्शन 37A में किसका कॉन्सेप्ट आता है? होल्डिंग। तो इसमें शेयर्स है ना, याद है? शेयर्स हमने एम्प्लॉय शेयर स्कीम में एक्वायर किए थे, तो विद रिस्ट्रिक्शन भी हो सकते हैं और अगर विद रिस्ट्रिक्शन हो फिर भी हमने डेट ऑफ एक्विजिशन से होल्डिंग पीरियड काउंट करनी होती है। विदाउट रिस्ट्रिक्शन हो फिर भी डेट ऑफ एक्विजिशन। मतलब होल्डिंग पीरियड का रिस्ट्रिक्शन और विदाउट रिस्ट्रिक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं कि आप कहोगे जनाब जिस दिन एक्वायर किए थे इस टाइम पे तो रिस्ट्रिक्शन था, साल बाद रिस्ट्रिक्शन खत्म हुआ तो मैं होल्डिंग पीरियड साल बाद से शुरू करूंगा। लॉ कहता है नहीं, जिस दिन एक्वायर किए विद रिस्ट्रिक्शन हो और विदाउट रिस्ट्रिक्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन हम होल्डिंग पीरियड काउंट करेंगे। ओके, अगला। कोई ऐसा ज्वेलरी या पेंटिंग है जिसकी हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट की है, तो जब वो हमारे पास हम इंस्टॉलमेंट्स वाली पेमेंट जो है ना, वो ऑर्डिनेंस ने बात उस पे नहीं की, ना आपके कोर्स में है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जैसे प्लॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इंस्टॉलमेंट्स पे ऑर्डिनेंस ने स्पेसिफिकली बात नहीं की। लेकिन इंस्टॉलमेंट्स अगर हम ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स देखें ना, तो इंस्टॉलमेंट हमारा एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं जनाब जब तक आप कागजों में और प्रैक्टिकली आप एसेट का मालिक नहीं बनते तब तक आप उस एसेट को एज एन एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जब तक आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो और अभी एसेट आपके नाम पे नहीं आया तो ये ऐसे लगेगा कि ये एसेट आपने रेंट पे लिया हुआ है। किस पे लिया हुआ है? और आप जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं ये आपका हर महीने या हर साल कौन सा एक्सपेंस है? रेंटल एक्सपेंस। इसको हम डायरेक्ट रेंट आउट करते हैं। टैक्स में इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट आएगा, डिस्कस करेंगे। जी, अगला नंबर 4, गेन ऑन सिक्योरिटीज शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये तो हमने पढ़ लिया। और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी सेट अप ओनली अगेंस्ट द गेन ऑफ फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटीज। अंडरलाइन करो। ये लॉसेस के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि लॉसेस के साथ हम क्या करते हैं। हमारा अगले से सेपरेट एक चैप्टर है लॉसेस का, जिसमें हम सारे हेड्स ऑफ इनकम का जहां जहां लॉस आ सकता है वो सारे ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। जी, अगला है टैक्स रेट्स ऑफ सेक्शन 37A। कौन सी इनकम है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। सेक्शन 37A कौन सी इनकम है? तो सेपरेट टैक्स रेट्स क्या है देखें। टैक्स रेट्स ऑफ सेक्शन 37A, नंबर फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम है होल्डिंग पीरियड। उसने ऊपर होल्डिंग पीरियड की बात की है ना। होल्डिंग पीरियड किसे कहते हैं? जितनी देर उसके पास ये पड़ा था। तो कहां से कहां तक? फ्रॉम एक्विजिशन डेट टू डेट ऑफ डिस्पोजल। इसको हम क्या कहते हैं? होल्डिंग पीरियड। ठीक हो गया भाई, क्लियर है जी। थर्ड कॉलम में है सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ऑन आर बिफोर 30 जून 2022। 30 जून 2022 से पहले या उस दिन जो सिक्योरिटीज एक्वायर किए हैं उनके लिए रेट्स है। और सेकंड कॉलम है 2023 एंड ऑनवर्ड, मतलब सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ऑन आर आफ्टर 1 जुलाई 2022। ये 2023 इसके साथ ऊपर लिख ले टैक्स ईयर 2023। ये कौन से टैक्स ईयर के लिए रेट्स है? जिसमें अभी हम खड़े, टैक्स ईयर 2023, मतलब 1 जुलाई 2022 या उसके बाद। अगर ये कौन सी डेट बता रहे? एक्वायर्ड। हाईलाइट करो क्या चीज हमने देखनी है? एक्विजिशन डेट, डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके हो गया।
अब होल्डिंग पीरियड देखें नंबर फर्स्ट, वेयर होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। समझिएगा, इसका मतलब यह होता है कि साल या साल से कम, अगर पूरा साल भी होल्ड किया हो, कितना मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ डिस्पोजल कितना टाइम गुजर चुका हो, पूरा 1 साल या 1 साल से कम, लेस देन 1 ईयर नहीं है, अप टू क्या लिखा हुआ है, डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, मतलब साल या साल से कम। तो अगर एक्वायर किए हो, आपने एक्विजिशन डेट देखनी है, अगर एक्वायर किए हो बिफोर या 30 जून 2022 को या उससे पहले, तो टैक्स रेट क्या होगा 12.5%। और अगर 1 जुलाई 2022 या उसके बाद हो, दो चीजें देखनी है, एक एक्विजिशन डेट देखनी है, क्या देखनी है, और दूसरा होल्डिंग पीरियड देखनी, क्या देखनी है, होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड पहला क्या आया, कह रहे होल्डिंग पीरियड इज लेस देन आर इक्वल टू 1 ईयर। तो क्या देखनी है आपने भाई, दूसरा क्या देखना है, एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट 30 जून 2022 या उससे पहले। दूसरा क्या है, 30 जून 2022 सॉरी 1 जुलाई 2022 या उसके बाद। अगर होल्डिंग पीरियड इतना हो और ये वाली कैटेगरी हो तो टैक्स रेट क्या होगा, ये क्या है, ये सेपरेट टैक्स रेट है किसका, सेक्शन 37 है। और अगर इस कैटेगरी में हो तो फिर कितना परसेंट, 15%। फिर टैक्स रेट क्या होगा 15%। When holding period exceeds 1 year but does not exceed 2 years, 2 साल या 2 साल से कम लेकिन 1 साल से ज्यादा। इसका मतलब क्या होगा, 2 साल या 2 साल से कम लेकिन 1 साल से ज्यादा। तो अगर ये वाली कैटेगरी हो 30 जून 2022 या उससे पहले तो कितना परसेंट, और अगर दूसरे वाला हो तो 12.5%, सेम है जी। When holding period exceeds 2 years but does not exceed 3 years, 12.5%, और दूसरे वाली कैटेगरी 10%। When holding period exceed 3 years, ये भी सेम है, उधर क्या हो जाएगा 7.5%। 4 साल से ज्यादा और 5 साल या 5 साल से कम तो सेम, लेकिन उधर 5%। 5 साल से ज्यादा, 6 साल या 6 साल से कम 2.5%। When holding period exceed 6 years तो इधर 12.5% है और उधर कितना है 0%। और अगर ये हो फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स इंटर बाय मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, आगे पढ़ेंगे ये डिफिनीशन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, उनके लिए कितना परसेंट है 5%। ठीक हो गया भाई, ये इस रेट समझ में आ गए कैसे इसको पढ़ना है, हाँ जी। आगे डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड ऑफ करते हैं, टैक्सेबिलिटी एंड टैक्स रेट्स ऑन कैपिटल गेन्स ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर एज अंडर। जी, टैक्स रेट्स क्या है ऑन कैपिटल गेन्स, इधर भी कितने कॉलम है, 3 है असल में, लेकिन इधर ओपन प्लॉट्स के अलग है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अलग है और फ्लैट्स के अलग। वेयर होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से कम होल्डिंग पीरियड हो, और ये कौन सा प्लॉट था, ओपन, तो कितना परसेंट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी 15, फ्लैट्स थे 1 साल से ज्यादा, 2 साल या 2 साल से कम, अगर ओपन प्लॉट्स हो तो कितने, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो और फ्लैट्स हो 2 साल से ज्यादा, 3 साल, 3 साल से कम, अगर ओपन प्लॉट हो, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो और फ्लैट्स हो। जी आगे पढ़े शाबाश। जी क्लियर है, ये एग्जांपल देखे, पढ़े एक बार।
कौन सा प्लॉट है? ओपन। होल्डिंग पीरियड कितना है? 2 साल से ज्यादा, 3 साल या 3 साल से कम। तो देखे कौन से 10%, कितना परसेंट? गेन कितना आया? 50,000। 50,000 का 10% टैक्स है, तो 5,000 क्या हो जाएगी इसकी टैक्स लायबिलिटी। ठीक हो गया जी। जी अब आ जाए आप एग्जाम्पल नंबर 1 पे। ये बाकी डिफिनीशंस है, बाकी न्यूमेरिकली उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। डिफिनीशंस हम पढ़ते हैं, लेकिन पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। जी कैपिटल गेन्स का जब भी क्वेश्चन हो, देखे कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 2012 लिखा हुआ है। हाँ, फॉर द टैक्स ईयर 2012। क्या नाम है? मिस्टर आलू। तो पहले हम क्या करते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम करते हैं ना। हाँ, पहले पेज पे या आधे पेज पे आप बनाए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, और आधा पेज छोड़ के वर्किंग शुरू करें, या पूरा पेज छोड़ दें, अगले पेज से वर्किंग शुरू करें। ठीक है जी। वर्किंग 1। हाँ, क्या पता इस टाइम में सब्जियां काट रहा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अच्छा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स 37 और 38 का आपने कंबाइंड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कंबाइंड। ठीक है, 37 और 38 का कंबाइंड कैलकुलेट, क्योंकि इन दोनों का सेम रूल्स है ना। हाँ, लॉस में चेंजेस है, तो वो तो 38 का है, 38 का लॉस नहीं लेंगे। बाकी दोनों NTR है, दोनों इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है, तो दोनों हम क्या करते हैं? कंबाइंड करते हैं। अच्छा, कुछ स्टेप्स लिख ले टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। सबसे पहले आपने इसको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि ये कैपिटल एसेट है भी या फिर नहीं। समझ में आ रही बात? क्या आइडेंटिफाई करना है? कैपिटल एसेट। ये माइंड में करना है। ठीक है, यस और नो। अगर नो तो फिर तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर यस तो दूसरा आपने क्या करना है? फिर आइडेंटिफाई करना है उस कैपिटल एसेट का क्या चीज? सेक्शन। और थर्ड स्टेप में आपने गेन या लॉस। ये थर्ड स्टेप आपने पेपर के ऊपर सॉल्व करना है, और ये 2 स्टेप्स आपने माइंड में। पहले जो भी आप पढ़े तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि जनाब ये कैपिटल एसेट की डिफिनीशन में फॉल कर भी रहा है या फिर नहीं। अगर कर रहा है तो कौन सा सेक्शन। समझ में आ रही बात भाई? ठीक है जी। तो आप देखें, मिस्टर आलू डिस्पोज्ड ऑफ, अंडरलाइन करो। और तीसरा डिस्पोजल है, यानी वो तो पहले दिन बात बताई थी ना कल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिस्पोजल। तो इसमें तो पहले स्टार्ट में ही कह रहा है कि मिस्टर आलू डिस्पोज्ड ऑफ, अंडरलाइन करो। उसने ये एसेट्स डिस्पोज्ड ऑफ किए हैं ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2012 जी। शेयर्स ऑफ AB प्राइवेट कंपनी जी, कैपिटल एसेट है कि नहीं? कौन सा सेक्शन? 37 साथ में लेके, साथ में छोटा सा लेके 37 जी। डेट ऑफ परचेज है और डेट ऑफ सेल, इसमें होल्डिंग पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उधर देखे 37 और 38 में हमने होल्डिंग पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो आप डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ डिस्पोजल ना देखे, पहले होता था ये, इस अटेम्प्ट में चेंजेस आ गई। ठीक है, अब नहीं है। होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट पहले इसमें हुआ करता था, अब नहीं है जी। सेल प्रोसीड्स है 17,000 और कॉस्ट है 40,000। गेन आएगा कि लॉस? गेन आएगा जी।
तो आप लिखे वर्किंग वन में कौन सी कंपनी है? शेयर्स ऑफ AB प्राइवेट कंपनी। जी, फार्मूला क्या था गेन या लॉस का? फेयर मार्केट वैल्यू आर सेल प्राइस विच एवर इज माइनस टोटल कॉस्ट। तो इधर फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है नहीं, तो सेल प्रोसीड्स कितने? 70। कॉस्ट कितनी है? 40,000। कितना गेन आया? 30,000। जी आगे, शेयर्स ऑफ DE प्राइवेट कंपनी कैपिटल एसेट है, कौन सा सेक्शन? 37। जी, शेयर्स ऑफ, लॉस है यहाँ पे, देखे गेन देखे, कॉस्ट, और तो इसके साथ साइड पे लिख ले लॉस, ये आखिर में करेंगे। सेक्शन 37 लिखे, सेक्शन साथ में क्या लिखे? 37, और साथ में साइड पे लिखे लॉस। लॉस वाले आखिर में करे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है जी। अगला, शेयर्स ऑफ डी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी कैपिटल एसेट है, कौन सा सेक्शन? 37। गेन है या लॉस? यहां भी लॉस है, साइड पे लिख ले लॉस, ये भी बाद में देखते हैं। ज्वेलरी ऑफ हिज वाइफ कैपिटल एसेट है, कौन सा? इन पब्लिक अनलिस्टेड कैपिटल एसेट है, कौन सा सेक्शन? 37। गेन है या लॉस? गेन है। शेयर्स ऑफ इन अनलिस्टेड कितनी है सेल प्रोसीड्स? 2 लाख सेल प्रोसीड्स है, कॉस्ट कितनी है? तो गेन कितना आया? 140,000। जी आगे, ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, कौन सा सेक्शन? 38। जी, सेल प्रोसीड्स कितने? 80,000। कॉस्ट कितनी है? कितना गेन है? 70,000। ठीक हो गया। आगे, पेंटिंग्स कैपिटल एसेट है, कौन सा सेक्शन? 38। गेन है या लॉस? लॉस। कौन सा सेक्शन? 38। लॉस होगा तो क्या करेंगे? तो इधर लिख ले इन ए, नॉट अलाउड, कुछ भी नहीं कर। और ऊपर 37 के साथ हमने लॉस लिखा, हम करेंगे ट्रीटमेंट लेकिन बाद में। 38 में लॉस आ जाए तो उसका कुछ भी हम नहीं करते। ठीक हो गया जी। अगला, एग्जेम्प्ट एसेट 1 कैपिटल एसेट है, इस तरह का कोई है, उसने खुद का एग्जेम्प्ट एसेट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें कैपिटल गेन या लॉस। एग्जेम्प्ट एसेट 2 नहीं। कॉइन कैपिटल एसेट है, कौन सा सेक्शन? 28। गेन है या लॉस? गेन। कितना? 4 लाख। 6 लाख क्या है? सेल प्रोसीड्स, और कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। तो कितना गेन आया? 4 लाख। समझ में आ रही बात जी। कार ऑफ सन कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट की डिफिनीशन में एनी मूवेबल पर्सनल एसेट, याद है? पर्सनल मूवेबल एसेट्स एक स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किए थे फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ, तो कुछ भी नहीं करना। होम फर्नीचर कैपिटल एसेट के डिफिनीशन में था नहीं, स्पेसिफिकली क्या किया था? एक्सक्लूड किया था जी। इसको ऐड कर दे, ये आपके पास आ जाएगा टोटल गेन्स। कितने आए? 640,000 जी। अब जो लॉसेज है, किस किस में लॉस था जी? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, अगर सेक्शन 37 में लॉस हो, लिखे कहीं पे नोट लिख ले, नोट्स पे लिखे, नोट्स पे लिखे ताकि आपको याद रहे। लॉसेज में पढ़ेंगे लेकिन यहां अजानें हो रही।
अच्छा ये क्या आ गया टोटल गेन्स अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 लिखे, नोट्स पे ताकि आपको याद रहे। ये लिखी हुई है ये बात, लेकिन आपको नज़र नहीं आनी, मुझे पता है। खुद आप लिखेंगे ना नोट्स पे तो आप लाजमी पढ़ेंगे कि ये तो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने खुद से लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 लॉस अंडर सेक्शन 37, लॉस अंडर सेक्शन 37 can be adjusted against gains of section 37. Loss under section 37 can be adjusted against gains of section 37, 38, 37A and immovable property। अगर 37 में लॉस आ जाए तो कैपिटल गेन्स कोई भी हो जिसमें गेन आ रहा हो, इसका लॉस हम उसमें क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर। तो यहां देखें लॉस 2 में आ रहा है, कौन कौन से शेयर्स में, बी डी ई प्राइवेट कंपनी। कितना लॉस है, सेल प्रोसीड्स क्या है 5000, कॉस्ट क्या थी 20,000, कितना लॉस आया 15,000। दूसरी कौन सी कंपनी थी, डी पब्लिक अनलिस्टेड। जी सेल प्रोसीड्स कितने थे 20,000 सेल प्रोसीड्स, कॉस्ट क्या थी, कितना लॉस है 10,000। जी टोटल लॉस कितना पड़ा है 25,000। क्या 37 और 38 का गेन पड़ा है, भाई पड़ा है ना, कितना, तो उसमें एडजस्ट कर ले। टोटल कितना हुआ 25,000, ये इसमें एडजस्ट कर दे। एडजस्ट का मतलब लेस कर दे, गेन कम हो जाएगा लॉस से। कितना कम हो गया 15,000। ये आ जाएंगे आपके पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। जी नीचे क्या गिवन है, इनकम फ्रॉम सैलरी है जी, कितनी है 900,000। जी इनकम फ्रॉम सैलरी है हमारे पास 9 लाख, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हमारे पास आ गए जो एनटीआर में टैक्सेबल है। एनटीआर है ना, सेपरेट ब्लॉक कोई नहीं था फ्रॉम वर्किंग। 37 और 38 एनटीआर में आते हैं। वर्किंग 1 से हमारे पास आ गए 6,15,000, दोनों को ऐड कर दे हमारे पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। जी सैलरीड होगा कि नॉन सैलरीड, कैलकुलेट करें 15,15,000, 9 लाख डिवाइडेड बाई 15,15,000, कितना % रेट आता है 59। तो ये क्या हो जाएगा, कौन से रेट्स लगेंगे, नॉन सैलरीड के। जी देखें नॉन सैलरीड में टैक्स ऑन रुपीज 15,15,000। जी टैक्स ऑन रुपीज 12 लाख, 12 लाख पे कितना टैक्स है नॉन सैलरीड, टेबल 1 में देखें 60,000 टैक्स है। हाँ यस सर जी, और जो ऊपर वाली अमाउंट है 3,15,000 17.5%। जी कितना है 5.25 क्या मतलब 55,125 है ये। जी ये क्या हमारे पास आ गई टैक्स लाइबिलिटी, कितनी आई 1,15,125। ठीक हो गया भाई, क्लियर है जी। आसान है कि मुश्किल, बहुत आसान है। कितना, बहुत ज्यादा। ठीक है, बस इसको आपने सर पे नहीं चढ़ाना। हाँ
अगर नहीं पढ़ेंगे, देख लो पिक्चर देख लो पहले, ये बाद में आता है, पहले पिक्चर देख लो। देखो देखो किसकी पिक्चर देख रहे थे यार? ये किसका है मार्कर? तो ये वही पेज के ऊपर पेन आंसर में नीचे वर्किंग शो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इतना छोटा नहीं होता वैसे। नॉर्मली पेपर में आपने करना है मेन, एक पेज पे मेन सोल्यूशन, दूसरे से वर्किंग स्टार्ट करनी है, ठीक है जी। वर्किंग भी वो मार्क्स में इंक्लूड होती है जी हाँ ना, मतलब वो रफ नहीं कर सकता। नहीं रफ ही कर, रफ का क्या मतलब? आपने क्या करना है, गन बजाना है? मतलब थोड़ी बहुत माइनर हाँ तो हो जाए, वर्किंग में हो सकती है, कोई मसला नहीं। उसने तो कहा है कि 50 नंबर की गलतियां करो, वो तो खुद से कह रहा है, करे 50 नंबर की गलतियां करो, मैं फिर भी पास कर दूंगा। क्या पास कितने पे? 50 पे। तो वो इसका मतलब क्या है बाकी 50 कि 50 की क्या करो, माफ है। 50 नंबर की गलतियां माफ है, हाँ, उससे ज्यादा नहीं माफ। इसका मतलब यही होता है ना। ये जब भी दुआ मांग लिया करे तो मांगा करे कि या अल्लाह कभी मुझे सीए में मार्क्स ना दिखाए। क्या टेक्निकल दुआ बताइए भाई, हाँ जी। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 2। रिक्वायरमेंट पढ़े क्या है? कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। मिस्टर कचालू हैज डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इन टैक्स ईयर 2018। नहीं, टैक्स ईयर 2018 ना करें, इसको आप करें टैक्स ईयर 2024 करें, 25 करें, 25। टैक्स ईयर 2018 की जगह करें फॉर द टैक्स ईयर 2025। कौन सा टैक्स ईयर है? 25, ठीक है। फॉर द टैक्स ईयर 2020 नहीं, हाँ ठीक है, टैक्स ईयर करें 25 बनता है ना जी। शेयर्स ऑफ ए बी प्राइवेट कंपनी, डेट ऑफ परचेज है 1 2014, सेल करे 1 जनवरी 2025, 22 ना करें, क्या करें 25। तो टैक्स ईयर 25 ही बन जाएगा ना, ये डेट गलत है, ये तो 1 जनवरी 2022 तो 22 में फॉल कर रहे हैं ना। हमने टैक्स ईयर के, हम एज्यूम करते हैं ये सारे सेल्स टैक्स ईयर 2025 में हुए। शेयर्स ऑफ जीई पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, इसकी भी डेट आप सेल करें 31 मार्च 2022 की जगह 31 मार्च 2025। और शेयर्स ऑफ लिस्टेड ये ठीक है, शेयर्स ऑफ पी लिस्टेड ये भी ठीक है जी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, डेट्स ठीक कर लिए। डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इन टैक्स ईयर 2018 की जगह 2025, 2022 की जगह 2025, 2024 अपनी जगह ठीक है जी। शेयर्स ऑफ ए बी प्राइवेट कंपनी क्या कैपिटल एसेट है? कौन सा सेक्शन? 37 लिख ले, साथ लिख ले। गेन है या लॉस? गेन, ठीक हो गया। आप सेक्शन लेके अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे जी। दूसरा देखे, शेयर्स ऑफ जीई पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी कैपिटल एसेट है, कौन सा सेक्शन? गेन है या लॉस? लॉस साथ लिख ले, ठीक है। शेयर्स ऑफ आर लिस्टेड कंपनी कैपिटल एसेट है, कौन सा सेक्शन? 37A लिख ले साथ सेक्शन 37A। कौन सा इनकम है? रिजीम कौन सा लगेगा? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। और शेयर्स ऑफ पी लिस्टेड कंपनी 37A, गेन है या लॉस?
गेन, दोनों में गेन है। ही हैज कौन सा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, सेक्शन 37A साथ लिख ले। He has also informed you that he has earned income from business of ₹1 million during the year। ठीक है, पहले 37 और 38 का कर ले। कौन से शेयर्स थे 37 और 38 के? हाँ, ए बी प्राइवेट लिमिटेड। जी, सेल प्राइस क्या है? 9 लाख और कॉस्ट 3 लाख। कितना गेन आया? 6 लाख। जी, दूसरा लॉस था ना? हाँ, तो लॉस एडजस्टेबल है कि नहीं है? कौन सी कंपनी है? GE अनलिस्टेड। जी, सेल प्राइस क्या थी? 10,000। कॉस्ट क्या थी? 30,000। तो एडजस्ट कर सकता हूं कि नहीं? जी, 20,000। तो मेरे पास गेन कितना आ जाएगा? 80,000। ये क्या जाएंगे मेरे पास? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ये कौन से सेक्शन के? 37 है। 38 का तो था नहीं, अगर होता भी तो मैं इसमें कैलकुलेट करता। ठीक हो गया। वर्किंग 2 में मैं करूंगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, लेकिन कौन से वाले? अच्छा, सेक्शन 37A को सिक्योरिटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज। लिखे वो नोट्स में लिखे, जहां पे 37A लिखा हुआ है वहां लिखे सिक्योरिटी लिखा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज। जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और साथ में लिखे 37A। कौन सा इनकम है भाई? कौन सा इनकम है? सेपरेट। ठीक हो गया जी। कौन सी कंपनी है? आर लिस्टेड कंपनी। जी, सेल प्रोसीड्स कितने? 75,000 और कॉस्ट क्या है? 60,000। कितना गेन? 15,000। जी, दूसरा हाँ, पी लिस्टेड कंपनी। जी, सेल प्रोसीड्स कितने? हाँ, 40,000। कॉस्ट कितनी है? कितना गेन? 5,000। टोटल कितना गेन आया? हाँ, नहीं, टोटल 20 नहीं करना, दोनों का अलग अलग गेन फाइंड करें। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट है, याद है? हाँ, अभी करते, अभी देखते हैं ना। होल्डिंग पीरियड हमने देखना है। गेन आ गया आपके पास? हाँ, अब देखे आर लिस्टेड टैक्स ऑन आर लिस्टेड कंपनी। जी, ये आपने नहीं करना, आपने ये कैलकुलेटर पे करना है। डेट ऑफ एक्विजिशन देके कब एक्वायर कर रहा है? 18 जुलाई 2022। जी, 30 जून 2022 या उससे पहले, 1 जुलाई 2022 या उसके बाद, उस दूसरे वाले कैटेगरी में आ रहा है ना। एक्विजिशन डेट क्या है? 1 जनवरी नहीं है, एक्विजिशन डेट देखे यार। 18 जुलाई 22। डिस्पोजल कब है? 15 अक्टूबर 2024। जी, होल्डिंग पीरियड काउंट करें। 18 जुलाई 2022 से 18 जुलाई 2023 तक कितना साल हो गया? 1 साल। 18 जुलाई 2023 से 18 जुलाई 2024 तक कितने साल हो गए? 2 साल। और 18 जुलाई टू 18 जुलाई 2025 तक कितने साल हो जाएंगे? 3 साल। तो मतलब ये कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं? 2 साल से ज्यादा, 3 साल या 3 साल से कम टैक्स रेट्स में आ जाए। वेयर होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 10%। तो कितना गेन है? 15,000। टैक्स कितना लगेगा? 10%। ये देखिए, टैक्स ऑन आर लिस्टेड कंपनी।
ये मैं टैक्स फाइंड कर रहा हूं। क्या फाइंड कर रहा हूं? टैक्स। ठीक है, कितना आया? 1500 रुपए। जी दूसरे पे आ जाए, टैक्स ऑन कौन सा है? पी लिस्टेड। उसके गेन पे कितना गेन है वो? 5000। जी एक्विजिशन डेट देखे, एक्विजिशन डेट है 20th मई 2024। डिस्पोजल डेट क्या है? 25 अक्टूबर 2024। देखिए 25 मई 2024 से 25 मई 2025 तक, 25 तक भाई सबर ना, यहां तक कितने साल हो जाएंगे? तो ये 1 साल से कम में के ज्यादा? कम। तो पहले वाले में देखे। और एक्विजिशन डेट क्या है? 1 जुलाई 22 के बाद के पहले? बाद है ना। तो दूसरी वाली कैटेगरी कितना परसेंट? 15%। तो कितना टैक्स आ जाएगा? 750 रुपए। समझ में आ रही बात भाई? क्लियर है ना? गेन दोनों का आप हमने क्लब नहीं किया, वजह क्योंकि दोनों का होल्डिंग पीरियड और एक्विजिशन डेट क्या थी? डिफरेंट। समझ में आ रही ना बात? हाँ, ये टैक्स रेट्स मोस्ट प्रोबेबली आपको पेपर में देंगे, अगर ना दिया हो तो फिर भी याद कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाए। वैसे दे देते हैं जी। हमारे पास था इनकम फ्रॉम बिजनेस, कितना था? हाँ 10 लाख। जी फिर था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, कौन से वाला? सेक्शन 37 और 38 वर्किंग वन से कितना आया? 580,000। फिर हमारे पास आए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, कौन से वाले भाई? कौन से वाले आए? सेपरेट ब्लॉक। जी कितने आए? इधर टोटल करे बेशक। 15,000 एक आया, 5,000 दूसरा आया। कौन से वर्किंग से? 2 से। टोटल कितना आया? 20,000। जी इसको ऐड कर दे तीनों को, ये आपके पास आ जाएगी टोटल इनकम। ये कौन सी इनकम आ जाएगी भाई? कौन सी इनकम? टोटल इनकम। कितनी एग्जैक्ट? हाँ ये प्रेजेंटेशन थी, इसमें हम लिस्ट करते हैं लेस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, लेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कौन से वाले भाई? सेपरेट ब्लॉक ना। हाँ जी कितनी है वो कितनी है? 20,000। वो लिस्ट वो हम ऐड करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, और फिर लिस्ट कर देते हैं क्योंकि इस इनकम पे जो टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ जाएगी ये एनटीआर इनकम है। कौन सी इनकम है? एनटीआर। कितनी आ गई? 15,80,000। जी सैलरीड होगा नॉन सैलरीड? नॉन सैलरीड। तो 15,80,000 पे टैक्स लायबिलिटी हम फाइंड करेंगे नॉन सैलरीड के रेट से। किसके रेट से भाई? किस रेट से? ये कौन सी इनकम आ गई हमारे पास? एनटीआर। जी टैक्स ऑन रुपीज 15,80,000। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन माइनस करेंगे प्लस आगे प्रेजेंट माइनस 5,000 20,000 प्लस आपने साइन माइनस का डाल दिया 15 माइनस ये जी टैक्स ऑन रुपीज 12 लाख। 12 लाख पे कितना टैक्स? 60,000। और जो 3,80,000 होगा उस पे कितना परसेंट? परसेंट बताएं। 5% कितना आया? 66,500। जी 126,500। हाँ 126,500। 126,500। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम।
जी कौन सी कंपनी थी? टेक्सान आर लिस्टेड। वर्किंग कहां से कैलकुलेट किया है? वर्क, अच्छा ये काम आप वर्किंग में कर सकते हो। हाँ ये जो मैंने नहीं बनाया ये वाला, ये बिल्कुल कर सकते हैं आप। समझ में आ रही बात? मेन में नहीं कर सकते, मेन सोल्यूशन में, वर्किंग में ये आप बना सकते हैं इस तरह। टेक्सान आर लिस्टेड वर्किंग 2 कितना आया? 1500। हाँ और टेक्सान दूसरी कौन सी कंपनी थी? पी लिस्टेड। ये भी कहां से? वर्किंग 2। दोनों को ऐड करें 2250, उसमें ऐड करें, ये आपके पास आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी। 750 कितनी आई? 1,28,700। जी समझ में आया कुछ के नहीं? आया कुछ के नहीं? आ गया, मुझे माफ कर दी जी। करें नोट करें शायद। ये जी रिस्पेक्ट का जो लॉस था वो आप कैपिटल गेन्स के उसमें से माइनस कर सकते थे। किसका? ये वाला बिल्कुल कर सकते थे। अगर यहाँ पे गेन ना होता ना मेरे पास ये 6 लाख, तो ये 20,000 मैं इन दोनों के अगेंस्ट 15,000 इधर एडजस्ट कर लेता, 5,000 इधर एडजस्ट। फिर भी करें तो टैक्सेबिलिटी डिफरेंट आएगी सर। नहीं ये नहीं करना ना। अगर सेक्शन 37 का लॉस है और सेक्शन 37 में गेन है तो पहले उधर एडजस्ट करना है, प्रायोरिटी आपने उधर देनी। अगर वो गेन ना होता मेरे पास, फिर मैं इधर मूव करता 37A के अगेंस्ट एडजस्ट करता। ठीक है? लॉसेस ज्यादा हो जाए ओवरऑल। हाँ लॉसेस ज्यादा हो जाए फिर वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है? लॉसेस हमारा पूरा चैप्टर है कंप्लीट। जहां जहां लॉस आ सकता है वो सारे हम एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे, और उधर से वो अक्सर 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ लॉसेस का क्वेश्चन टेस्ट करता है। ठीक है? तो इंशाल्लाह जब हम हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट करेंगे आखिर में हम लॉसेस का चैप्टर पढ़ेंगे। जी क्लियर है? ओके भाई जी बिस्मिल्लाह। आज हमारा केफ 2 का लेक्चर नंबर 30 जी। अच्छा लास्ट लेक्चर में हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के 2 क्वेश्चंस किए थे। ये जो बाकी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये आपने घर से करके आने इंशाल्लाह, ये फिर मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा अभी आपकी जो है ना वो इसके बाद 3 दिन तो आपकी 4 दिन क्लासेस नहीं है, वो छुट्टियां हैं। तो इसमें मैं आपको इंशाल्लाह कल तक, नहीं कल तो अब नहीं होगा क्योंकि लैपटॉप जो है ना मैं नहीं कल नहीं, मैं पास पेपर्स शेयर करना चाह रहा था। चले जब आप आएंगे तो पास पेपर्स हम उस दिन करेंगे। ठीक है? फिर लेकिन ये एग्जांपल्स आप कर लीजिएगा। ठीक है? अब आ जाए आप नोट्स पे। पेज नंबर 1, 2 पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने ना पढ़ी हो। 3, 4, 5, 6, 7 पे आ जाए। पेज नंबर 7 डिडक्शंस होंगे। क्या चीज? डिडक्शंस मतलब डिडक्शंस ऑफ लॉसेस, जो अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि 37 में लॉस हो तो 37 के गेन में एडजस्ट हो सकता है, 37A 38 के गेन में। वो लॉसेस कैसे आएंगे? सिंपल सा है, इन्होंने 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप इतने समझदार हैं। लॉस कब आता है? जब हमारे पास कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या हो,
कम हो और कॉस्ट क्या हो, ज्यादा। ये कम हो और ये ज्यादा, तो हमारे पास क्या आएगा, लॉस आएगा। ये सिंपल, ये बात तो सबको पता है ना जी। आप देखें, इन कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ अ पर्सन्स chargeable to tax under the head capital gains for a tax year, a deduction shall be allowed for any loss on the disposal of capital asset by the person in that. No loss shall be deducted on the disposal of capital asset where again on the disposal of such asset would not be chargeable to tax. उधर जो मैंने एक बात छोड़ी थी, मैंने कहा ये टेक्निकल है, जहां भी थी अब आप पढ़ोगे दोबारा आपके नजर के सामने आएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखे रेट्स निकाले इसके 37A के या इमूवेबल प्रॉपर्टी के, जिसके भी हो, कौन से निकालिए 37A। 37A में देखिए 0% टैक्स किधर है, वेयर होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक एसेट परचेस करता हूं ऑन 1 जनवरी 2010 और उसको डिस्पोज्ड ऑफ करता हूं ऑन 1 जनवरी 2022, तो कितने साल हो गए, 12 साल हो गए, 6 साल से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस पे गेन आया 10 मिलियन, क्या आया 10 मिलियन, 1 करोड़। इस पे मैं कितना टैक्स दूंगा, एग्जेम्प्ट, नो टैक्स, क्योंकि 0% टैक्स है। 0% का मतलब क्या है, एग्जेम्प्ट। अगर 6 साल से सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या चीज थी, ये मैंने क्या परचेज की थी, सिक्योरिटी। तो 2010 में किए। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, चलो उसमें 12.5% है, तो बेशक होना ही। अच्छा उसमें 12.5, हाँ नहीं इधर नहीं, आप प्रॉपर्टी में आ जाए, इधर 0% का ये आपका है, कह ले कि ये कौन सी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कौन से में आता है ये, हाँ इसमें आता है कंस्ट्रक्टेड प्लॉट हो, ओपन प्लॉट हो, फ्लैट हो, अगर 6 साल से ज्यादा हो तो कितना परसेंट है, हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को ले लेते। गेन आया कितना, 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपए, 10 लाख नहीं 1 करोड़। ये कितने जीरो है, 7 जी। 10 मिलियन ये क्या होगा, एग्जेम। अब इसी बंदे ने फॉर एग्जांपल ये इमूवेबल प्रॉपर्टी 1 थी, ठीक हो गया। इधर देखें, एक सेकंड प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 2, वो परचेज की थी ऑन 1 जनवरी 2012 और सेल की ऑन 1 जनवरी 2022। कितने साल हो गए, 10 साल। 6 साल से ज्यादा है, क्या आया, लॉस कितने का, 50 लाख नुकसान किया उसमें। क्या किया, नुकसान। अगर यहां पे गेन आता तो गेन क्या होता, एग्जेम्प्ट। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी जिसका गेन एग्जेम्प्ट हो उसकी लॉस भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट। का मतलब क्या, नो टैक्स ट्रीटमेंट। अगर गेन की नो टैक्स ट्रीटमेंट, तो ये नहीं कि आपके पास इधर गेन यहां गेन नहीं है, आपके पास किसी और कैपिटल गेन्स में गेन आया है, आप कहते हो मैं 50 लाख एडजस्ट कर दूंगा। एडजस्ट करोगे तो गेन कम हो जाएगा ना, गेन कम होगा तो टैक्स क्या हो जाएगा, कम। लॉ कहता है अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट हो किसी एक्टिविटी से, ये कौन सी एक्टिविटी थी, 6 साल से ज्यादा वाली, गेन क्या था, एग्जेम्प्ट। यहां टाइम कितना है, 6 साल से ज्यादा। अगर गेन आता तो क्या होता, तो लॉस आया, वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट, नो टैक्स ट्रीटमेंट। समझ में आ रही बात। ये सिर्फ कैपिटल गेन्स के लिए बात नहीं कर रहा, ये टैक्स का जनरल रूल है कि कहीं से भी आपकी कोई इनकम जनरेट हो और वो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो, अगर वहां से कभी लॉस आ जाए तो आप लॉस की भी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं, लॉस भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट। जिस तरह गेन की टैक्स ट्रीटमेंट होती है ना, इसी तरह लॉस की टैक्स ट्रीटमेंट होती है। ये जो हमने यहां पे लॉस, पिछले लेक्चर में हमने लॉस यहां पे लेस कर दिया, तो ये टैक्स ट्रीटमेंट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें कह रहा है कि एडजस्ट कर दो ना, ये टैक्स ट्रीटमेंट था, ये नहीं करेंगे, फिर ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट।
अगर किसी एक्टिविटी से, लिखो रूल लिखो उर्दू में, अगर किसी एक्टिविटी से गेन एग्जेम्प्ट हो, इनकम एग्जेम्प्ट हो, तो उसका लॉस भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। और एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है, नो टैक्स ट्रीटमेंट। क्या मतलब है, नो टैक्स ट्रीटमेंट। अगर किसी एक्टिविटी से हमारी इनकम एग्जेम्प्ट हो, अगर किसी एक्टिविटी से हमारी क्या एग्जेम्प्ट हो, इनकम, तो उस एक्टिविटी से हमारा लॉस भी एग्जेम्प्ट होगा। नीचे लिख ले, एग्जेम्प्ट मींस नो टैक्स ट्रीटमेंट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है, नो टैक्स ट्रीटमेंट। क्लियर? तो ये बात कर रहा है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जो यहां पे लिख रहा है, द नो लॉस शैल बी डिडक्टेड, अंडरलाइन करो, नो लॉस शैल बी on the disposal of a capital asset where again on the disposal of such asset would not be chargeable to tax। कह रहे अगर गेन उसका एग्जेम्प्ट था तो लॉस भी उसका क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो। ये बात कर रहे हैं। क्लियर? द लॉस अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, ये तो वही वाली बात है। नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स, नेमली, ब्रैकेट में लिख ले, सेक्शन 38। बताई थी ये बात कि नहीं? हाँ, कौन से एसेट्स, यहां नहीं, यहां पे नेमली, कौन सा सेक्शन भाई, कौन सा, गलत भाई, इधर इधर रूल नंबर 4 में पढ़ रहा हूं, उसने भी इधर लिखा हुआ है जी। कौन से आइटम्स के लॉस पे हम नो टैक्स ट्रीटमेंट, कौन सा सेक्शन था, नीचे पढ़े वही 38 के आइटम्स के बाद। ओके जी। अगला है डिफिनीशंस एंड एडिशनल कॉन्सेप्ट। सिक्योरिटी कैसे कहते हैं, देखो आप कम नीलाम में पढ़ोगे, मैं आसान सा आपको इसका मतलब बता देता हूं। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, जो पब्लिकली अपने शेयर सेल कर सकती हो, मतलब मैं और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको लिस्टेड कंपनी कहते हैं। हम हर कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हमने अगर कभी किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करने हैं तो उस कंपनी का क्या होना जरूरी है, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ठीक हो गया। लिस्टेड कंपनी कैपिटल रेस करती है, क्या चीज, कैपिटल रेस करने के डिफरेंट तरीके हैं इनके पास। जब भी कंपनी कैपिटल रेस करेगी ना, तो ये इशू करेगी सिक्योरिटीज। क्या इशू करेगी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे कहते हैं, नहीं, जनरल मतलब क्या है सिक्योरिटी का। मैं भाई को कहता हूं मुझे 100 रुपए उधार दे, भाई कहता है नहीं ऐसे तो नहीं देना। मैंने कहा ये जो है ना, आप मेरा मोबाइल अपने पास रख ले, जब मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा तो मेरा मोबाइल दे देना। ये मैंने भाई को क्या दे दिया, सिक्योरिटी। क्या दे दी, सिक्योरिटी। पैसों के अगेंस्ट आपको कोई चीज रख ले के ये रख लो भाई, एविडेंस। समझ में आ रही बात? ये वही वाली है। कंपनी ने लोगों से क्या रेस करना है, कैपिटल। उसके अगेंस्ट कंपनी क्या इशू करेगी, सिक्योरिटी। दीज सिक्योरिटीज आर इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये शेयर्स भी हो सकते हैं, ये डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, हाँ, ये बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ये प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? अकाउंटिंग में ये चीजें आपने देखी होंगी। समझ में आ रही बात? तो इसको हम कहते हैं क्या चीज, सिक्योरिटी। यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे तो जैसे लिखा है आपने वैसे याद करना है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि लिस्टेड कंपनी कैपिटल के अगेंस्ट कोई भी डॉक्यूमेंट इशू कर दे, पैसों के अगेंस्ट, कैपिटल के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी जी। डेट सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज कैसे कहते हैं, प्राइस बॉन्ड वगैरह देखें कभी, उसको क्या कहते हैं, ये कौन से वाले सिक्योरिटीज है, डेट सिक्योरिटीज। ये गवर्नमेंट के भी होते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर के भी होते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जिससे हम फ्यूचर में इनकम डिराइव करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। डेरिवेटिव प्रोडक्ट नाम से पता चलता है, डेरिवेटिव। आप देखें ना, दो तरह के बिजनेसेस हम करते हैं।
एक हम बिजनेस करते हैं कि ये चीज मैं परचेस कर लूं, ये टेबल, और आगे सेल करूं, या ये मैन्युफैक्चर कर लूं रॉ मटेरियल से और आगे सेल कर दूं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लूं, सेल कर दूं। या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, या फिर ट्रेडिंग बिजनेस होता है, या फिर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। समझ में, जैसे राइज अब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये भी बिजनेस है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस है जो हवा में होते, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। हम ऑनलाइन चीजें परचेस करते हैं, हमें मिलता कुछ भी नहीं। हम सोना परचेस करते हैं, हमें 1 तोला सोना भी नहीं मिलता प्रैक्टिकली। हम परचेस कर लेते हैं कमोडिटी, उनके पास पड़ी होती है, हम देखते हैं जिस टाइम पे प्रॉफिट में चला जाता है हम सेल कर देते हैं। ऐसे होता है कि नहीं? ऑनलाइन फॉरेक्स एक्सचेंज वाला बिजनेस, कौन से वाला बिजनेस? फॉरेक्स। समझ में आ रही बात? ऐसे बिजनेस जिसमें हम कोई कमोडिटी परचेस कर ले। आज मैंने पेट्रोल परचेस कर लिया 1 करोड़ रुपए का और मैं वेट करूं कि जनाब ये मैं आगे सेल करूंगा, तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये हम 6 महीनों तक सेल नहीं करेंगे उस कंपनी के साथ जिससे हम परचेस करते हैं। 1 करोड़ रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट की, हमने कहा 6 महीने बाद जो भी प्राइस होगा, अगर बढ़ गया हो तो आप मुझे प्रॉफिट देंगे, अगर कम हो गया हो तो मेरा नुकसान हो गया, जो बाकी पैसे मेरे बचेंगे वो दे देंगे। अ टाइप ऑफ जुआ है लेकिन लीगल। कौन सा जुआ है? लीगल। आज हम चीजें परचेस करते हैं, प्रॉफिट या लॉस हम फ्यूचर डेट में डिसाइड करते हैं कि उस दिन ये डेट ऑफ सेल होगी, उस दिन मैं सेल करूंगा। किस्मत, अगर बढ़ गया होगा तो मुझे प्रॉफिट, अगर कम हुआ होगा तो मुझे नुकसान। इसको कहते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट। आसान, बिल्कुल वो जमींदारी वाले अल्फाज नहीं होते, मैंने आपको उसमें बता दिया। डिटेल में इंशाल्लाह ये हमारा कोर्स का हिस्सा है। सीफेप में एडवांस टैक्स में पढ़ेंगे। कहां पे पढ़ेंगे? एडवांस टैक्स में, ठीक है। उधर आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। नहीं मैंने नहीं पढ़ाना, मैं पागल हूं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा। इधर से जान छुड़ाओ। ये किसने कहा है आपसे पढ़? अच्छा जी, 5 आर वेटेड एवरेज जानते हो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज सबको क्लब करके एक ही वैल्यू निकालना। जी, कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड ऑन 5 बेसिस एज कंसिडरेशन रिसीव्ड लेस कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फॉर एक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग द कैपिटल। 5 मेथड shall not apply in respect of sale of shares purchased on the same trading day। अंडरलाइन करो। 5 कब यूज करेंगे? जब डेट ऑफ परचेस क्या हो हमारे पास? डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट। एक परचेस किया हो 1 अक्टूबर को एक कंपनी के शेयर, दूसरे के 5 अक्टूबर को, तीसरे के 10 अक्टूबर को। अब जब डिस्पोजल हमें बताएगा, या तो हमें कंपनी वाइज बता दे, फिर तो उसको फॉलो करेंगे। अगर कंपनी वाइज ना बताए, कहे फर्स्ट को उसने 1000 शेयर्स परचेस किए थे, 5 अक्टूबर को 500 परचेस किए थे, और 10 अक्टूबर को 300 परचेस किए थे, टोटल कितने शेयर्स पड़े? 1800। और आपको कहे उसने 800 शेयर सेल कर दिए, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे भाई? कौन सा यूज करेंगे? 5। पहले हम सेल करेंगे कौन से वाले? 1 अक्टूबर वाले। दूसरे तो 1 अक्टूबर को कितने थे? 1000 सेल कितने किए? 800। तो इसमें 200 बच जाएंगे, 800 क्या कर देंगे? निकाल देंगे। अगर ये कहें कि उसने सेल किए 30 अक्टूबर को, जो 10 अक्टूबर को परचेस किए थे 300 शेयर्स, तो फिर भी 5 हो। फिर तो हमें उसने बता दिया कि एक कम, जब कंपनी मेंशन ना हो और उसके पास एक से ज्यादा कंपनी के शेयर्स हो, तो हमें लाजमी वो डेट ऑफ एक्विजिशन बताएगा। हम किसको फॉलो करेंगे? 5। लेकिन कहता है अगर एक ही दिन सेम डे पे उसने डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की, सुबह 9 बजे उसने परचेस की एक कंपनी के शेयर्स 1000, 12 बजे परचेस किए बी कंपनी के शेयर्स 500, और 3 बजे परचेस किए उसी दिन सेम डे के ऊपर सी कंपनी के 1000, और 5 बजे परचेस किए डी कंपनी के 2000, एक ही दिन। और आपको कहे कि जनाब ये डेट था 15 अक्टूबर, और 30 अक्टूबर को आपको बता दे कि उसने 2500 शेयर्स क्या कर दिए? सेल। तो अब हम कौन सा मेथड यूज करें?
अब लॉ कहता है अब आपने 5O नहीं यूज करना, आप कौन सा यूज करना है? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का फार्मूला पता है? इन सबको ऐड कर लेंगे और इनकी कॉस्ट ऐड कर लेंगे, कॉस्ट इन सब की टोटल पे डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास एक एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एवरेज कॉस्ट। तो फिर हम कौन से मेथड पे करेंगे? एवरेज, वेटेड एवरेज। ओके, हाँ जी। एक्सेप्शन टू सेट ऑफ लॉसेस, इधर देखें, थोड़ा सा लॉसेस का कॉन्सेप्ट इस डिफिनीशन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कितने सेक्शन है? एक है 37, एक है 38, एक है 37A और एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी बात नहीं करते, वो लॉसेस में करूंगा, ठीक है। इन तीनों के लॉसेस हमें देते हैं। अगर इसमें लॉस आ गया तो दिस लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट 37, 38 और 37A। जिसमें भी गेन पड़ा हो उसमें क्या कर ले? प्रायोरिटी क्या होगी कि 37 में कर ले, 38 में कर ले। अगर इन दोनों में ना हो तो किस में कर दे? कह रहे अगर 38 में लॉस आ जाए, नो टैक्स ट्रीटमेंट। हाँ, इसी तरह कह रहे अगर 37A में लॉस आ जाए, ओनली कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट गेन्स ऑफ 37A। सिर्फ और सिर्फ किस में एडजस्ट है? 37 है। 37 के गेन में एडजस्ट नहीं हो सकता 37A का लॉस। समझ में आ रही बात? 37A का लॉस 38 के गेन में एडजस्ट सिर्फ और सिर्फ किस में एडजस्ट हो सकता है? अगर कोई दूसरी कंपनी हो लिस्टेड और उनके शेयर्स में गेन आ जाए और दूसरे कंपनी के शेयर्स में लॉस आ जाए, तो आपस में दोनों क्या हो सकते हैं? सेट अप हो सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं। कह रहा है ये जो एक्सेप्शंस बता रहा है ना, इसमें ये वाली जो इनको मिल रही थी कि लॉस एडजस्ट कर ले, इन केसेस में ये अपने लॉसेस एडजस्ट नहीं कर सकते। किन केसेस में? जो अभी पढ़ने लगे, जो भी क्या करने लगे? पढ़ने लगे। हेडिंग क्या है? एक्सेप्शन टू सेट ऑफ लॉसेस। मतलब ब्रैकेट में लिख ले, या लिखा होगा लॉस एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड इन द फॉलोइंग केसेस। किन किन केसेस में? कह रहा है इन केसेस में कंपनीज के शेयर्स पे अगर किसी को लॉस हो जाए, वो 37 का हो 37A का हो, वो एडजस्ट नहीं कर सकता, ये वाले रूल्स भी नहीं कर सकता। किन केसेस में? फर्स्ट आ रहे वॉश सेल के केस में। किस केस में? वॉश सेल्स कैसे कहते हैं? वेयर कैपिटल लॉस रियलाइज्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी बाय एन इन्वेस्टर इज प्रीसीडेड और फॉलोड इन 1 month period, अंडरलाइन का, by purchase of the same security by the same investor, thus maintaining his portfolio. It means that capital loss, if any, shall not be recognized if the purchase and sale or sale and purchase are made within 1 month. करे कोई बंदा कोई शेयर्स क्या कर दे भाई? क्या कर दे? सेल कर, नहीं सेल कर दे। क्या कर दे? सेल। और इस पे लॉस आ जाए कितना? 10 लाख का लॉस आए। कितना लॉस आया? 10 लाख। और ये कौन सी कंपनी थी? फॉर एग्जांपल कंपनी ए थी, और कह रहे हैं इसी कंपनी ए के विद इन 1 month सेम उसी कंपनी के शेयर्स क्या कर दे भाई? क्या कर दे? अरे तो लॉ कहता है दिस लॉस शैल नॉट बी एडजस्टेड। ये फ्रॉड कर रहा है, धोखा कर। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल इसके पास गेन आया 37 का, कितना? 50 लाख। आपके पास आया, कहते हैं जनाब मुझे तो 50 लाख का गेन है, इस पे टैक्स दूंगा। कहते हैं कोई ऐसी कंपनी है आपके पास जिसके शेयर्स लॉस में अभी बिक जाएंगे? उसने कहा हाँ है ना। कहते हैं कौन सी कंपनी? कहते कंपनी है। कहते हैं इसको सेल कर दे और इसका लॉस इसमें क्या कर दे भाई? क्या कर दे? कितना गेन बच जाएगा? कहता है 10 लाख पे मैंने आपका टैक्स बचा दिया। 10 लाख पे क्या कर दिया?
टैक्स बचा दी। अच्छा, जो कंपनी लॉस में जा रही हो ना, उसके शेयर्स आपको जब भी चाहिए, और लोग क्या करते हैं, मेरे पास शेयर्स है, तलहा मेरा दोस्त है, तलहा के साथ मैं ट्रांजैक्शन कर लेता हूं, वो ऑलरेडी लॉस में, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी कम होती है कॉस्ट से, लॉस में, वैसे मैं इनके साथ बात कर लेता हूं कि यार ये शेयर्स जो है ना मुझसे ले लो, और 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको क्या कर दूंगा, रीपरचेज कर, उसके नाम पे ट्रांसफर कर लेता हूं और फिर उससे रीपरचेज कर लेता हूं। मकसद सिर्फ क्या था कि मैं इससे अपनी गेन क्या कर लूं भाई, क्या कर लूं, कम। टैक्स एवेजन, ये किस जुमरे में आता है, लॉ कहता है अगर आपने विद इन 1 मंथ पीरियड वही शेयर्स दोबारा रीपरचेज किए, इसका मतलब ये था आपने सिर्फ ये काम करना था, आपने ये शेयर्स डिस्पोज ऑफ करने का कोई आपका इरादा नहीं था, ये सिर्फ आपने हमारे रेवेन्यू को क्या पहुंचाना था, नुकसान। ओके भाई, क्लियर है जी। अगला क्या है, क्रॉस ट्रेड, वेयर एन इन्वेस्टर मेंटेन्स अकाउंट्स विद 2 रिलेटेड ब्रोकरेज हाउस एंड ट्रांसफर हिज सिक्योरिटी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, देन कैपिटल लॉस इफ एनी शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, इट मींस दैट डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी टू एनी आउटसाइडर इज कंसिडर्ड एज डिस्पोजल। जी, अब तो इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनाया, पहले हुआ करता था इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर, कराची, 3 स्टॉक एक्सचेंज थे। इसमें जिसने मेंबरशिप लेनी हो ना, तो ये मेंबरशिप आप देख ले, स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप सेक्शन 37A में आ रहा था, क्या 37 में आ रहा था, 37 किस में आ रहा था, 37 के लिस्ट में देख ले, स्टॉक एक्सचेंज मेंबर। ये ब्रोकर्स नहीं होते, कौन, तो ये ऐसे नहीं बनते कि वो जाके दुकान खोल लेंगे ब्रोकर बन जाएंगे, ये क्या लेना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबरशिप लेना। ये मेंबरशिप बी कैपिटल एसेट है, क्या चीज है, कौन से सेक्शन में फॉल कर रहे हैं, 37। अब पहले हुआ करता था कि अब्दुर्रहमान के पास इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज का मेंबरशिप होता था और मैं लाहौर में जाना चाहता था, ठीक है, तो इसको मैं सेल आउट में डिस्पोजल, इसको मैंने क्लोज करना था, डिस्पोजल कर देता था। डिस्पोजल कैसे, मैं छोड़ देता था, इधर मैं काम नहीं करता था, मैं कहता था जनाब ये मैंने परचेज किया था 5 लाख रुपए में ये मेंबरशिप, अब मैंने सेल किया 0 में, मैंने तो किसी को सेल नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको क्या कर दिया, क्लोज। समझ में आ रही बात। या फिर ये मेंबरशिप में ट्रांसफर कर देता था किसको, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज को या कराची स्टॉक एक्सचेंज को, तो यहां से तो खत्म हुआ ना, तो ये लोग क्या करते थे कि यहां से इसको डिस्पोजल शो कर देते थे, क्या शो कर देते थे, डिस्पोजल। डिस्पोजल कॉस्ट 5 लाख होती थी, कंसिडरेशन रिसीव 0 शो कर देते, 5 लाख का लॉस। लॉ कहता है ये डिस्पोजल नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप का डिस्पोजल तब होगा जब आप किसी आउटसाइड पार्टी को ये सेल कर दे और तब आपको नुकसान हो जाए तो ये लॉस कंसिडर होगा, अदरवाइज ये लॉस कंसिडर नहीं होगा। हाँ भाई को, हाँ तो कर दे, उससे पैसे ले तो उसका गेन वो उससे टैक्स ले लेगा ना। इनका जो परचेजर है, बायर है, वो भी टैक्स देता है एट द टाइम ऑफ बाइंग एनी सिक्योरिटी और शेयर्स, जो सेल करता है उससे भी लेते हैं। ओके जी, अगला क्या है, टैक्स स्वैप सेल, वेयर एन इन्वेस्टर हैविंग रियलाइज्ड लॉस ऑन अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी डज नॉट रीपरचेज द सेम सिक्योरिटी। कह रहे दोबारा रीपरचेज सेम सिक्योरिटी को ना करे, किसको करे, बट परचेजेस अनदर सिमिलर सिक्योरिटी इन द सेम सेक्टर। कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी थी, कौन सी, इसके शेयर सेल कर दिए, इधर 1 मंथ पीरियड नहीं है, हाँ जो अभी वाला पढ़ रहे इसमें 1 मंथ का पीरियड, शेयर्स सेल कर दिए कंपनी ए के, कौन से सेक्टर की कंपनी थी, टेक्सटाइल। कंपनी जी के शेयर्स परचेज कर दिए, किसके, जी के, ये भी कौन सी थी, लॉ कहता है ये लॉस फिर भी एडजस्ट नहीं होने दूंगा। नॉर्मली जिस सेक्टर में एक कंपनी लॉस में जा रही हो ना, तो मोर देन 90% चांसेस होते हैं कि उस सेक्टर के सारे कंपनीज किस में जा रहे होते हैं, लॉस में। और जो कंपनी लॉस में जा रही होती है ना, उसके शेयर्स बड़े आराम से मिल जाते हैं। बंदा कहता है नहीं मैंने तो लॉस करना ही नहीं, मैंने वेट करना है, ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए सेल किए कि मैंने अपना गेन कम करना था, अपना टैक्स बचाना था, अभी मैंने लॉस नहीं करना, मैंने प्रैक्टिकली लॉस नहीं करना, मैंने दोबारा ये शेयर्स परचेस कर लेने। समझ में आ रही बात। तो लोग कहता है फिर भी इसकी तो नीचे एग्जांपल भी गिवन है, ठीक है, टैक्स स्वैप सेल के। ओके हो गया भाई, ठीक है कि नहीं। अब हमारे पास बस कर दूं कि 2 पढ़ा दूं, बस खत्म। अच्छा
चले इंशाल्लाह, अगर पास पेपर्स मैंने भेज दिए ना आपको, क्या भेज दिए? पास पेपर्स, तो आपको मैं 7 क्वेश्चंस मार्क भी कर दूंगा कि ये करके आइएगा। लेकिन चले अगर वो ना हो तो अब आपने ये चैप्टर जो है ना एग्जाम्पल्स करने और याद करके आना है। थर्सडे को जो आपकी क्लास होगी, ठीक है, उसमें मैं टेस्ट नहीं लूंगा। टेस्ट आपका अगले दिन जब पास पेपर्स ये कंप्लीट कर लेंगे ना, जिस दिन इंशाल्लाह संडे मंडे को, ठीक है, नहीं हम थर्सडे को आ रहे, तो टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपका फ्राइडे को ले लूंगा या फिर सैटरडे को। आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और ये चीजें याद कर लेनी है। इसके सिर्फ पास पेपर्स के क्वेश्चंस रहते हैं, जब वो मैं आपको करा दूंगा तो फिर आपका टेस्ट में इंशाल्लाह ले लूंगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।